तो कैसे हो मेरे चीतो गाइस। आज की इस वीडियो में आपको सीटेट पेपर 1 का जो है ईवीएस के जो है पीवाईक्यू कराने वाला हूँ। संपूर्ण व्याख्या होने वाली है। जैसे कि आप सभी अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज चालू कर रखी है ईवीएस पीवाईक्यू की सीरीज। और आज की इस वीडियो में जो है कंटेंट वाले क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। 15 क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और ये हमारी जो है पार्ट 9 वीडियो होने वाली। इससे पहले जो है मैंने टोटल 8 वीडियो बना रखे हैं। उन सभी की जो लिंक है, मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उन सभी की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा जो है फर्स्ट टॉपिक है और इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो भाई, संप्रेषण के दो प्रकार होते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन के जो है दो टाइप्स होते हैं। पहला है तुल्यकालिक यानी कि सिंक्रोनस और दूसरा है अतुल्यकालिक यानी कि एसिंक्रोनस। तुल्यकालिक में क्या होता है कि लाइव चैट हो रही होती है, यानी कि जो टीचर है और जो छात्र है, यानी कि टीचर और छात्र के अलावा भी कोई व्यक्ति, जैसे कि आप अपने घर में किसी से बात करते हो तो लाइव इंटरेक्शन करके बात करते हो ना, तो जो है एक ही समय पे संवाद कर रहे हो, यानी कि रियल टाइम कम्युनिकेशन इसमें होता है सिंक्रोनस में। और इसी का जो अपोजिट होता है वो एसिंक्रोनस में होता है। ट्रिक बताऊंगा याद करने की। तो ये एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी एक ही समय रियल टाइम में जो है संवाद नहीं करते, यानी कि टीचर ने कुछ बोला है तो उसका जो रिप्लाई है ना वो थोड़ी देर बाद आएगा। यदि बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछता है तो टीचर जो उसका रिप्लाई है ना वो थोड़ी देर बाद में पॉज लेके देगा। इसमें विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार सामग्री को देख हुए पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी लाइव देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं तो लाइव देख रहे हैं, लाइव जो है वो मेरे से बात कर सकते हैं, मैं उनके कमेंट को पढ़ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब यही वीडियो जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में चला जाएगा तो वो क्या होगा, वो जो हमारा जो हो जाएगा एसिंक्रोनस। और अभी जो लाइव देख रहे हैं वो है सिंक्रोनस। आपके जो है सवालों का जवाब दे रहा हूँ मैं। वैसे तो मैं कमेंट ज़्यादा लेता नहीं, इग्नोर ही करता हूँ कमेंट को, क्योंकि देखो कमेंट अगर मैं लूँगा तो जो पढ़ाने का जो फ्लो है ना वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। तो इसलिए मैं कमेंट आप देखते हो कि ज़्यादा लेता नहीं हूँ, मैं कुछ लेता ही नहीं हूँ, ज़्यादा क्या लेता ही नहीं हूँ मैं। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखो भाई मैंने आपको बताया कि एसिंक्रोनस में जो संवाद हम करते हैं ना उसमें पॉज लेके करते हैं, यानी कि ए से अटक अटक कर हम क्या करते हैं, संवाद करते हैं। यानी कि कुछ भी, जैसे कि मैंने आपको मेल किया तो मेल का रिप्लाई आप तुरंत इंस्टेंट तो नहीं कर दोगे, तो मेल हो जाएगा, यानी कि अटक के रिप्लाई इसमें करते हैं। और सिंक्रोनस में क्या होता है कि जैसे कि हम किसी को फोन करते हैं, कॉलिंग करते हैं या वीडियो चैट करते हैं तो उसमें हम लाइव बात कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो भाई, इससे संबंधित क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक यानी कि सिंक्रोनस संप्रेषण का जो है चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। मैंने क्या बताया, तुल्यकालिक यानी कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन से जो है वो बात करना चाहती है। तो बताओ भाई, क्या फोन कॉल में जो है लाइव बात होती है? बिल्कुल, फोन कॉल में तो लाइव बात होती है, लेकिन प्री रिकॉर्डेड वीडियोज में लाइव बात नहीं होती है। उसके बाद ईमेल में अगेन नहीं होती है। उसके बाद है त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, तो इसमें भी नहीं होता है। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अगर आप किसी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो तो उसमें आपका लाइव जो है उसका जो है रिप्लाई मिलेगा। ऑनलाइन चैट अगर किसी से कर रहे हो या फोन कॉल कर रहे हो तो इसमें जो है आपको जो है लाइव रिप्लाई मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट जो आप करते हो। उसके बाद फोन कॉल्स में जो है क्या करते हो, इसमें जो हमारा सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है, यानी कि लाइव जो है हम क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को जो है रिप्लाई करते हैं। रियल टाइम कम्युनिकेशन इसमें होता है, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि थीम यात्रा, एक थीम है यात्रा यानी कि ट्रैवल, मैंने आपको 6 थीम पढ़ा रखे हैं। तो यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, यानी कि थीम यात्रा को हमने क्या किया, रेलवे स्टेशन ले लिया, ठीक है। और ये किस चीज को दर्शाता है, ये सामुदायिक संसाधन के उपयोग को जो है दर्शाता है। आप सभी को मालूम है जो रेलवे स्टेशन का जो प्रयोग है हम सामूहिक रूप से जो है कोई भी कर सकता है, कोई भी कहीं भी जो है इधर से उधर जा सकता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा थीम भोजन? तो भोजन को कौन पूरा करेगा? यहाँ पे आप मुझे पता है कि फंस जाओगे, तो इसका करेक्ट आंसर बताओ भाई। मुझे पता है कि काफी सारे बच्चों ने जो है ना इसका आंसर जो है ना किसान दे दिया, क्योंकि भोजन तो किसान से है। लेकिन आपको क्या बताना है यहाँ पे थीम, इसको भी तो देखना ना भाई। यहाँ पे क्या बता रखा है, यदि यात्रा रेलवे स्टेशन है तो यहाँ पे जो भोजन है, भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो कृषि फार्म से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एग्रीकल्चरल फार्म, ठीक है। इस तरीके से जो आपको इसका जवाब देना है। ऊपर में जो पेयर बन रहा है उसी हिसाब से नीचे भी हमें जो है पेयर बनाना है। उसके बाद इस वीडियो का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का जो बयान है, प्रश्न जो विद्यार्थी को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी कि जो एक शिक्षक है प्रश्न पूछते हैं बच्चों से
तो बच्चे क्या करते हैं, उस प्रश्न को जो है अपने जो है सोचने लगते हैं, विचारने लगते हैं, फिर उनके साथी जो कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, फिर उससे जो है वो और भी ज़्यादा जो है विस्तृत करते हैं। तो ये किस चीज़ के लिए जो है मतलब किस चीज़ को जो है प्रोत्साहित करता है, ये आपको बताना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप में क्वेश्चन में ना आपको ये जो सारे पॉइंट्स है ना, इन सभी पॉइंट्स की आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन मालूम होना चाहिए, क्योंकि बिना एक्सप्लेनेशन के आप नहीं बता पाओगे इस आंसर को। तो चलिए सबसे पहले जो हम आपको सारे पॉइंट्स को अच्छे से बता देते हैं, उसके बाद आंसर आपको खुद ही जो है पता चल जाएगा। पहला पॉइंट है खोजपूर्ण प्रश्न। खोजपूर्ण प्रश्न में क्या होता है कि जब शिक्षक ऐसे सवाल पूछता है, कुछ ऐसे सवाल पूछता है जिसमें बच्चे को खुद से सोचना पड़े। यानी कि अगर बच्चे से कोई भी सवाल पूछोगे तो उसमें बच्चा जो अपने दिमाग का प्रयोग करता है या अपने दोस्तों की बातों को सुनकर जवाब को और अच्छे से बताता है। यानी कि जो है मतलब आपको सोच रहे थे, आपके दोस्त ने जो है कुछ हिंट दे दिया तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाती है। तो ऐसे सवालों को हम क्या बोलते हैं, खोजपूर्ण प्रश्न बोलते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखना, नोट्स बना लो कहीं कॉपी में, क्योंकि इतने एक्सप्लेन से कोई नहीं समझाएगा, इस बात को मेरे लिख लो। और ऐसे लिखित में तो कोई बिल्कुल नहीं समझाएगा, मुंह से तो अगर कोई समझा भी दे, लेकिन ऐसे लिखित में नहीं समझाएगा। तो इसको जो हम खोजपूर्ण प्रश्न बोलते हैं, और यही जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि पूछा गया है जो क्वेश्चन में कि जो टीचर है, ये देखो ना क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो ईवीएस की जो शिक्षिका है या शिक्षक है, वो कुछ ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिसमें बच्चे को जो है स्वयं अपना जो है दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है, और साथियों की प्रतिक्रियाओं से वो और भी जो ज्यादा जो है विस्तृत हो जाते हैं अपने उत्तर को लेके। तो ये किस चीज को प्रोत्साहित करता है, तो ये हमारे खोजपूर्ण प्रश्न को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, बाकी और भी देख लेते हैं। कंडीशनिंग में क्या होता है, कंडीशनिंग में जो है ये व्यवहारवाद का जो है सिद्धांत जो है आप सभी को मालूम है। ये बताओ, ये कंडीशनिंग का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है? मैंने आपको सीडीपी में, मैंने बाल विकास में बहुत डिटेल में मैंने आपको करा रखा है। तो यह जो है व्यवहारवाद से जुड़ी प्रक्रिया है। इसमें जो है पुनरावृत्ति और इनाम दंड वगैरह जो है मतलब रिपीटेशन, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की जो बात करते हैं, तो वो कौन से मनोवैज्ञानिक है, इसको जो है आपको कमेंट करना है। और मैं देखता हूँ कि मतलब बच्चों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना, वो उसका आंसर बता ही नहीं पाते हैं। मैंने देखा है, मतलब जब भी मैं अपने कमेंट सेक्शन को खोलता हूँ ना, तो वहाँ पे मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो बच्चों से मैंने क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर वो बताएं। उसके बाद थर्ड क्या है, चेनिंग। चेनिंग में क्या है, यह कौशल अधिगम की प्रक्रिया है, यानी कि जो है लर्निंग की जो एक प्रोसेस है। इसमें एक कार्य को छोटे छोटे चरणों में जो है बांटकर जो है हम किसी भी चीज को जो है हम बच्चों को जो है सिखाते हैं। जैसे कोई भी कार्य है, कोई भी जो है XYZ कोई भी कार्य है, या कोई भी अधिगम है, कोई भी जो है आपका जो है लेसन है, उसको क्या करते हैं, अगर बहुत लंबा है और बच्चों को नहीं समझ में आ रहा तो हम उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे चरणों में बांट देंगे, उसकी चैनिंग कर देंगे। जैसे चैन आपने देखा ना, जो साइकिल में चैन, वो छोटे छोटे चैन करके जो वो पूरा बने रहते हैं, उसी तरीके से जो हम किसी भी कार्य को ना छोटे छोटे चरणों में बांट के जो हम बच्चों को सिखाते हैं। उसके बाद चौथा है परीक्षण व त्रुटि। ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है वो मैंने आपको करा रखी है, किसके द्वारा दी गई, अगेन ये मनोवैज्ञानिक का नाम आप मुझे बताओगे। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर उनके बारे में, क्योंकि मेरी आदत है अगर मैं किसी भी मनोवैज्ञानिक को पकड़ता हूँ ना, तो फिर उसकी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब बताने लग जाता हूँ। तो आप सिर्फ नाम बता देना, बाकी अगर ट्रायल एंड एरर थ्योरी आपको देखनी है तो CDP में मैंने अच्छे से करा रखी है, प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। यह सीखने की एक विधि होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है ना, कोई भी कार्य जो है ना गलती करके और उसमें सुधार करके सीखता है। जैसे कि बच्चा जो है पहले जो है कोई भी गलती करेगा, जैसे कि आप हो, आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो, तो आपने जो है सीटेट का एग्जाम एक बार दिया, एक बार में नहीं निकला, आपने ट्राई किया, नहीं निकला, एरर हुआ, आपने उस एरर को फाइंड किया, फिर नेक्स्ट टाइम जो है दोबारा जो है आप अपनी कमियों को फाइंड करके जो है दोबारा फिर एग्जाम दोगे। तो ये क्या है, ट्रायल एंड एरर। इसी प्रकार से जो बच्चा होता है ना, सीखने टाइम जो उसको अगर कोई भी चीज जो है मतलब नहीं आ रही है, तो उस चीज को वो फिर से सीखता है, उससे जो है ठोकर खाता है, फिर सीखता है, जिसमें बार बार प्रयास करके और गलतियां करके जो है सही उत्तर तक जो है पहुंचा जाता है। इसी प्रकार से आप भी जो है एक बार नहीं निकल रहे, 2 बार नहीं निकले, डीमोटिवेट नहीं होना है। सीटेट एग्जाम ही है, बहुत बड़ा UPSC लेवल का एग्जाम नहीं है। तो 1-2 बार के जैसे आपको जो है ट्रायल एंड एरर होगा तो आप जो है इस एग्जाम को अच्छे से निकाल पाओगे। ठीक है, समझ गए चारों पॉइंट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए आप सभी को थीम मालूम होनी चाहिए कितने हमारे EVS के अंदर थीम है। टोटल 6 थीम है, तो उसमें से एक परिवार थीम है। ठीक है, परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, एक यूनिट प्लानिंग करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होना चाहिए, यानी कि वो किस चीज को पढ़ा रही है, वो जो है परिवार जो है थीम को पढ़ा रही है, तो इसका जो है आपको शीर्षक देना है, यानी कि टाइटल आपको देना है। परिवार घुमंतु परिवार, सिर्फ घुमंतु परिवार थोड़ी पढ़ाए, उसमें तो सभी चीजें पढ़ाएंगे ना, परिवार के बारे में सभी चीजें डिटेल में पढ़ाएगी। परिवार के सिर्फ प्रकार ही नहीं पढ़ाएगी, परिवार
एक प्रकार के भीतर संबंध, सिर्फ संबंध को थोड़ी पढ़ाएगी, परिवार के बारे में उसके जो है प्रकार भी पढ़ाएंगी, संबंध भी पढ़ाएगी। जैसे कि ये 4th ऑप्शन में संबंध के बारे में पढ़ाएगी, परिवार के, लिंग के जो है मम्मी के क्या कार्य होते हैं, पिताजी के क्या कार्य होते हैं, व्यवसाय के बारे में पढ़ाएगी, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई रूप में, ये सारी चीजें जो है वो जो अनीता मैम है ये आपको पढ़ाएगी। तो हमारा जो बेस्ट शिक्षक कौन सा होगा जिसमें ये सारी चीजें जो है होगी, वही हमारा बेस्ट शिक्षक होगा। इसका 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। फैमिली रिलेशनशिप, जेंडर रोल, ऑक्यूपेशन एंड सोशल कल्चर यूनिट इन चेंजिंग टाइम, यही इसका जो है बेस्ट जो है आपका टाइटल होने वाला है। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, बिहार राज्य के लोग के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि को चुनिए। यानी कि जो बिहार राज्य के जो लोग होते हैं वो कौन से महीने में जो है मधुमक्खी का जो पालन जो है शुरू करते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो है इसको भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो भाई, बिहार में जो होता है ना, मधुमक्खी पालन के लिए जो सर्वश्रेष्ठ अवधि या समय आप बोल सकते हो ना, या महीना बोल सकते हो ना, वो अक्टूबर से दिसंबर का होता है। अक्टूबर से दिसंबर क्यों होता है? इस दौरान जो होता है ना, मौसम हल्का ठंडा रहता है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं रहता है, हल्का ठंडा रहता है, स्थिर रहता है। स्थिर का मतलब ऐसे नहीं कि बारिश आ रही है, कभी तूफान आ रहा है, ऐसे नहीं। अगर ये मौसम रहेगा ना, बारिश आ रही है, तूफान, तो मधुमक्खी पालन नहीं हो सकता है। मौसम स्थिर रहता है, फूलों की उपलब्धता अच्छी होती है। उस समय में जो है जो फूल वगैरह जो होते हैं काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि फूल के ही रस को तो मतलब जो है सक करके जो है मतलब मधुमक्खियां जो है ये शहद को बनाती है ना, और मधुमक्खियों के लिए जो है अनुकूल परिस्थितियां होती है। और नॉर्मल सी बात है, मधुमक्खियों के लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं होगी तो वो जो है क्या करेगी, वो फिर जो है मधुमक्खी हम पालन नहीं कर पाएंगे। मधुमक्खी पालन करने का मेन मोटिव क्या रहता है? शहद निकलेगा, उसमें से शहद निकलेगा तो हम उसको बाजार में सेल करेंगे, उससे कुछ आमदनी होगी। तो समझ गए, इसका अक्टूबर से दिसंबर आंसर होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। हमारा जो है 6ठा क्वेश्चन है, और इसमें आपको जो है मैचिंग करनी है। स्तंभ ए है, ये स्तंभ ए है, ये स्तंभ बी है। तो जीरा, केसर, मिर्च और लौंग। मिर्च का तो आपको पता होगा कि मिर्च जो है दक्षिणी अमेरिका से आई हुई है। हमारे मैंने आपको एक गोलगप्पे का एग्जांपल भी दिया था कि जो लड़कियां हैं वो काफ़ी जो है तीखा गोलगप्पा खाती है, और उसी से संबंधित हमारा क्वेश्चन आ गया, और मिर्च खाओ। और आपको ये भी बताना कि मिर्च के आने से पहले हम किस चीज़ का जो है मिर्च के जो है रूप में प्रयोग करते थे, तो वो हम काली मिर्च का प्रयोग करते थे। जो जीरा होता है ना, जीरा क्या होता है बताओ भाई? जीरा क्या होता है? लौंग क्या होता है? लौंग जो है कील की तरह होता है, लौंग जो है कील की तरह दिखाई देता है। यानी कि डी का जो है फर्स्ट ऑप्शन है, और मिर्च का जो है सेकंड ऑप्शन है, और जो केसर होता है वो केसर जो है पीले रंग का होता है, और जो जीरा है छोटे और खुशबूदार होते हैं। जो जीरे होते हैं ना, कभी उसको आप हाथ में लेना और उसको हल्का सा ना स्मेल करने की कोशिश करना, बहुत ज्यादा उसमें जो है मतलब अच्छा फ्रेग्रेंस उसमें से जो है आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी का हमारा है फर्स्ट। डी का फर्स्ट कौन सा है? सेकंड आंसर इसका करेक्ट है। फर्स्ट का फोर्थ, ठीक है। इसका हमारा सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए? तो जो क्लॉव है लुक लाइक नेल, सेफ्रॉन जो है हमारा येलो कलर का होता है, चिली जो है साउथ अमेरिका से आई है, और क्यूमिन जो स्मॉल बट फ्रेग्रेंस होता है। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर है। चलो भाई, 7वां क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी का तटवर्तीय राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अगर आपको ये पता है कि केंद्र शासित प्रदेश इसमें से कौन सा है बंगाल की खाड़ी की तरफ का, तो वो आपको बताना है। उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। चलो भाई, इसको मैप के माध्यम से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो भाई, ये हमारा जो है इंडिया का जो है साउथ इंडिया का जो है मैप जो है आ गया हमारा। मैंने पूरा मैप नहीं लिया, पूरा मैप स्क्रीन पे आ भी नहीं पा रहा था। तो ये हमारा बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। इधर अरब सागर है, केरल, तमिलनाडु। जो तमिलनाडु है वो एक राज्य है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश। जो उड़ीसा है वो जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन में दे रखा है ना, जो उड़ीसा है वो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि कहाँ पे है? जो कि हमारा जो है इधर है, क्या नाम है, ये है हमारा बंगाल की खाड़ी की तरफ, ये हमारा बंगाल की खाड़ी है। तो यही उड़ीसा ही इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। समझ गए? उसके बाद इस वीडियो का हमारा 8वां क्वेश्चन है, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको जो है जंगलों के बारे में जो है बताना है, क्या चीजें जो है क्या है नहीं है, क्या चीजें सही है, ठीक है। देखो, कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। और आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल एज इट इज उठ के जो है मैंने एक सीरीज मतलब जो है मतलब 5वें 6ठी पार्ट में आप देखना, बिल्कुल सेम एज इट इज यही क्वेश्चन आया है। तो मैं क्यों कहता हूँ कि भाई आप जो है ना सिर्फ प्रिपरेशन कर लेने से एग्जाम नहीं निकलेगा। कई बच्चे ऐसे होते
होते, सिर्फ प्रिपरेशन कर लेते, उसको रिवीजन करते रहते हैं, लेकिन पीवाईक्यू उठा के नहीं देखते हैं। तो पीवाईक्यू लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो देखो ईवीएस में जैसे कि फॉरेस्ट से हो गया, उसके बाद मधुमक्खी हनी बी से हो गया क्वेश्चन, उसके बाद आपका जो है रेलगाड़ी से क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे करके कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो उन क्वेश्चन को अगर आप कर लोगे तो उतने नंबर आपके फिक्स है। चलो भाई देख लेते हैं। तो पहला तो सही है, तो पहला तो होगा। उसके बाद झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से जो यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। अगर हम इस बी पॉइंट को देखें ना, तो बी पॉइंट ना पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि झारखंड को आप बिल्कुल ही पिछड़ा राज्य नहीं बोल सकते कि जहाँ पे जो भाई लॉटरी सिस्टम चलता है। और वैसे भी इसके बहुत हमें मतलब उतना कुछ प्रूफ भी नहीं मिला है। तो बेसिकली जैसे कि भाई जमीन की बात हो रही है, कोई अनाज की थोड़ी बात हो रही है कि अनाज जो है भाई मतलब दे दो इतना, इसको दे दो इतना, उसको दे दो। जमीन की बात हो रही है। ये कहना गलत होगा कि भाई जो है लॉटरी के माध्यम से जो है हम कृषि का जो है आवंटन करते हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। वहाँ पे भी जो सरकारी नियमों के हिसाब से ही जो है कृषि वगैरह जो खेत वगैरह जो होते हैं वो सारे जो है होते हैं। हो सकता है कि मतलब जो पंचायत का थोड़ा बहुत रोल होता है, लेकिन ये पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते कि भाई जो है लॉटरी के माध्यम से करते हैं। तो बी पॉइंट गलत हो गया। उसके बाद जंगल अधिकार कानून 2006 में जो है ये कानून आया था, और 2007 में जो ये संपूर्ण रूप से लागू हो गया था। उन लोगों को जो है अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं। 15 नहीं 25 वर्षों से जो व्यक्ति रह रहा होता है ना, आप सभी को मालूम है कि झारखंड की तरफ जाओगे आप और उधर और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे, सेवन सिस्टर की तरफ जाओगे, नागालैंड, मिजोरम, उस तरफ जाओगे ना, तो उस तरफ जो ना आपको ज्यादातर जनजाति लोग देखने को मिलेंगे। जनजाति लोग जैसे कि मतलब एसटी वगैरह जो अनुसूचित जनजाति लोग ऐसे होते हैं जो मतलब बेसिकली जंगल से उनका बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहता है। आप तो एसी कूलर पंखे में रहते हो, लेकिन उन्होंने आज तक अपने जीवन में एसी कूलर पंखा नहीं देखा है। तो वो हाथ वाला पंखा अगर उनके पास है ना, वही बहुत बड़ी चीज़ है। हाथ वाला पंखा समझते हो ना, वो जो बांस के जो उससे बनाते हैं और फिर ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं। तो ये चीज़ कहना गलत होगा कि वो 15 वर्षों से नहीं, 15 वर्षों से नहीं, जो 25 वर्षों से अधिक समय से जो है अगर रह रहे हैं वो फॉरेस्ट में, तो उसको जो है उस फॉरेस्ट से नहीं निकाला जा सकता। ये जो उनका अधिकार है वहां पे रहने का, ठीक है। सातवां, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जो है जंगल से जुड़े हैं। आप सभी को पता है मिजोरम किस तरफ है, उधर ही ये जो है नॉर्थ ईस्ट का इलाका है आपका। तो वहाँ पे जो 3/4 लोग जो है जंगल से जुड़े, बिल्कुल ये जो है बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हमारा डी हुआ और ए हुआ हमारा। तो डी और ए कहाँ गया, ए और डी जो हमारा फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। इन कुडुक लैंग्वेज तोरांग मीन्स फॉरेस्ट, और ये दोनों तो गलत ही है। उसके बाद अबाउट 3/4 ऑफ द पीपल्स इन मिजोरम आर एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट, बिल्कुल ए और डी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। नौवां क्वेश्चन क्या बोलता है, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं भाई। अगर आप 23 के उठा लो, 21 के उठा लो, 24 के पेपर उठा लो, इसमें आपको ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है आप मुझे बताओ। कुछ करना है, खाली 24 को 6 से गुना कर देना है, बस विद इन अ सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर ये वाले क्वेश्चन भी अगर बच्चे गलत करके आ रहे हैं, तो सोचो उसको कहाँ मुक्ति मिलेगी। इस जन्म में तो मुक्ति मिलना संभव नहीं है, उसको मुक्ति मिलने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, है ना भाई। जब 24 को 6 से गुना करने पे हमारा 144 ग्राम आंसर आ रहा है, और यदि इस क्वेश्चन को भी अगर कोई गलत कर देता है, तो इस जन्म में भाई उसका बेड़ा पार होने से रहा, उसको दोबारा पुनः जन्म लेना होगा। 24 ग्राम मिलीलीटर घनत्व और 6 मिलीलीटर आयतन वाले वस्तु का जो है द्रव्यमान यानी कि वॉल्यूम कितना होगा, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर तो वैसे 144 ग्राम है। इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। देखो, सबसे पहले आपको द्रव्यमान का फॉर्मूला है, मैं तो कह रहा हूँ द्रव्यमान का फॉर्मूला भी मत याद रखो, मैंने आपको तरीका बता दिया ना, यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम, सीधा दोनों नंबर को इंटू कर दो, बात खत्म। तो द्रव्यमान का जो फॉर्मूला होता है वो घनत्व व आयतन होता है, यानी कि घनत्व इंटू आयतन, ठीक है। घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी और आयतन का वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास कितना है 24 ग्राम मिलीलीटर, और वॉल्यूम कितना है 6 मिलीलीटर, ठीक है। इन दोनों को जो है बस इंटू कर दो, 144 ग्राम आपका जो है आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, इतना आपको बनाना नहीं है वहाँ पे पेपर में, खाली आपको जो है 24 लिखना है और 6 लिखना है, बस। ये तो आप मन में भी कर सकते हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सीटेट को अगर आप बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज वे में अगर पढ़ोगे ना, सिर्फ उतना ही, ऐसे नहीं कि आपको मास्टरी हासिल नहीं करनी है। अब जैसे मैं हूँ, तो आप एक बार सीटेट पास कर लो, उसके बाद पेडागोजी में ईवीएस में मास्टरी हासिल करना, क्या दिक्कत है। लेकिन अभी जितना आपको नीड है ना, सिर्फ उतना ही पढ़ना है, बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं
कि गुरुजी सांप के बारे में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब बताओ मुझे। अब भाई मेरे को एक चीज़ बताओ, सांप के बारे में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूछेगा ही नहीं तो आप जान के क्या करोगे? सांप के बारे में जितना पूछेगा उतना मैं बता देता हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, अगर मेरे साथ आप जुड़े हो तो मेरे पे इतना भरोसा रखो कि देखो, अभी तो मेरा चैनल बहुत छोटा, आप सभी को मालूम है, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं, बहुत छोटा है, बहुत कम व्यूज आते हैं, बहुत कम बच्चे जुड़े हैं। लेकिन जो भी बच्चे जुड़े ना वो ऑनेस्टी के साथ जुड़े, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। क्योंकि जब मैं अपना एनालिटिक चेक करता हूँ ना, थोड़ा मैं आपका समय जरूर लूंगा, थोड़ा आप अगर हो सके, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप इसको थोड़ा सा जो है आगे स्किप कर देना, इस मेरे इस वाले पार्ट को। लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े हो ना तो ध्यान रखना, मैंने जितना पढ़ के मैंने जो है सीटेट पास किया ना, उतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं अपने नोट्स से ही जो है सब कुछ पढ़ाता हूँ आपको, समझ रहे हो? जिस तरीके से मैंने नोट्स बना रखे ना, अब मैं कॉपी तो यहाँ पे नहीं दिखा सकता, कॉपी से अब थोड़ा वैसा तो वो पुराना जमाना हो गया कि कॉपी लेके उसको पढ़ाओ। तो आजकल तो ये भाई आधुनिक आईसीटी का जमाना है, तो आईसीटी का हम प्रयोग करेंगे, तो देख लेते हैं भाई। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ो, जितना काम है उतना ही पढ़ो, जो नहीं पढ़ना उसको छोड़ दो। मास्टरी हम बाद में हासिल कर लेंगे, नौकरी लेने के बाद मास्टरी हासिल हो सकती है। तो देख लेते भाई, 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है? सांप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। इसमें क्या पूछा है? गलत चीज, यानी सांप के बारे में 3 चीजें सही दे रखी होगी और 1 चीज आपको जो है गलत दे रखी होगी, तो वही आपको जो है गलत चीज बताना है कौन सा है। वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं। एक चीज बताओ, क्या ये चीज जो बंदा, मतलब मैक्सिमम बंदे ऐसे होते हैं जिन्होंने आज तक सांप को जो है मतलब देखा है, सांप को मेंढक खाते हुए हम सब ने देखा है। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम जो है बहुत यूएस के बच्चे हैं या फ्रांस के बच्चे, इंग्लैंड के बच्चे हैं और हमने सांप को कभी देखा ही नहीं है। कई बच्चे हो सकते हैं दिल्ली में जिन्होंने अपने जो है मतलब कभी देखा ही ना हो सकता है। लेकिन हम सब ने देखा है कि सांप किस तरीके से खाता है। हम देखते हैं पूरा मेंढक को लेता है, पूरे चूहे को लेता है, जब तक उसको दबाए रखता है, जब तक वो पूरा निगल ना जाए। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल क्या है? गलत है कि सही है? बताओ, पूछा क्या है? गलत बताना है, तो पहला तो सही है, हमें गलत बताना है, गलत तो नहीं है। उसके बाद है सांपों के दांत नुकीले होते हैं। आपने सांप के 2 फंक्स देखे हैं जो बिल्कुल खोखले फंक्स होते हैं, जो साइड साइड में जो फंक्स होते हैं। और वो फंक्स का क्या काम होता है? उस फंक्स का काम होता है जो जब भी कोई शिकारी आए तो उसमें जो है उस फंक्स के थ्रू ही जो है क्या करते हैं, वो जहर को जो है जो मतलब ट्रांसमिट करते हैं, मतलब एक दूसरे में ट्रांसफर करते हैं। तो ये भी सही है। गलत पूछा है भाई। जहरीले सांपों डसने वाले दांत होते हैं। बिल्कुल भाई, जो जहरीले, जैसे कि 4 ही जहरीले सांप होते हैं, आप सभी को मालूम है। एक कोबरा हो गया, एक कॉमन क्रेट हो गया, एक दुबैया हो गया और एक अफई हो गया। 4 ही होते हैं, बाकी सब तो ऐसे ही है। उसके बाद है वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं। भाई उनके दांत, 2 दांत से क्या ही, 2 दांत होते हैं उनके बेचारों के, और वो 2 दांत जो है जहर को जो है इधर से उधर ट्रांसफर करने का काम आता है। तो वो चबा कर कैसे खाएंगे? वो भाई फर्स्ट पॉइंट में बताया ना, वो अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं, वो चबाते नहीं है भोजन को, ठीक है। तो यही गलत पूछा है, तो गलत तो हमारा लास्ट ही गलत था, तो यही सही है, ठीक है। तो दे च्यू एंड ईट देयर प्रे, यही गलत है, तो यही सही है, क्योंकि पूछा इन्होंने कहाँ गया, पूछा इन्होंने इनकरेक्ट है। 11वां है कांसा यानी कि ब्रॉन्ज एक मिश्रित धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर जो है बनाया जाता है। अब आपको बताने की जो ब्रॉन्ज है ना, वो एक प्रकार का मिश्रित यानी कि मिक्सचर, मतलब 2-3 धातुओं से मिलकर बना है। तो वो कौन से 2-3 धातुओं से मिलकर बना है, ये आपको बताना है। टीन और कॉपर से मिलके, कॉपर और जिंक से मिलके, एल्यूमिनियम और जिंक से मिलके, जिंक और टीन से मिलके। इसको एक्सप्लेन चलो मैं आपको कर देता हूँ। देखो भाई, जो कांसा होता है ना, जो ब्रॉन्ज होता है ना, वो एक मिश्रित धातु है, हम सभी को मालूम है। किससे बनता है? जो कि टीन और कॉपर को मिला के जो है बनाया जाता है। अभी पीछे मैंने बताया ना आपको कि जो ब्रॉन्ज होता है वो जो है 1-2 धातुओं से मिलके बनता है। मिश्रित धातु है तो भाई 1-2 धातु से मिलके बनेगा, तो वो वही कौन से धातु से, तो आपको ध्यान रखना है टीन और कॉपर से जो है मिलके बनता है। को जो है पहले पिघलाया जाता है, उसके बाद जो है ब्रॉन्ज बनाया जाता है। तो समझ गए? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा विकल्प ये सही है। उसके बाद और भी चीज़ों के बारे में जान लो। कॉपर और जिंक जो है यह मिश्रित धातु पीतल ब्रास से जो है बनाती है, ना कि कांसे से। ये भी समझ गए आपको? अगर ये इससे क्वेश्चन पूछ गया तो आप ये भी बता सकते हो। तीसरा, एल्यूमिनियम और जिंक जो है यह कांसा नहीं बनाता है, यह एक अलग प्रकार का मिश्रित धातु हो सकती है, लेकिन सामान्य कांसा तो नहीं है, तो ये तो नहीं है। उसके बाद जिंक और टिन क्या है, यह भी जो है कांसा नहीं है, क्योंकि कांसे में कॉपर मुख्य घटक होता है। तो आपको समझ में आ गया, कांसे में जो है मुख्य रूप से कौन सा मुख्य घटक होता है, तो वो है कॉपर। और
टिन, यहाँ पे जिंक की बात की गई है, जिंक तो नहीं है भाई, ठीक है। तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आपका हो गया। 12वां क्वेश्चन इस वीडियो का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाली चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको कराया है। कहने का मतलब यही है कि मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं जो है आपको जो भी मतलब जैसे कि 2018 से लेके और अभी तक के जितने भी आपके जो सीटेट के एग्जाम हुए सब करा रहा हूँ। रिपीटेड क्वेश्चन सीटेट पूछ रहा है, ना कि मैं आपको करवा रहा हूँ बार बार, समझ रहे हो। तो आपको जो है PYQ जरूर लगा लेना है। PYQ नहीं लगाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और टाइम मैनेजमेंट तो बिल्कुल होगा ही नहीं। तो भाई कौन सी चिपचिपी व स्टिकी राइस होती है? बोरा राइस, अरबोरियो चावल, बोम्बा राइस, पोनी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बोरा चावल। बोरा चावल, बोरा चावल, चावल गरम चावल। तो देख लेते, बोरा चावल जो है असम में खाए जाने वाला एक पारंपरिक यानी कि नियमित रूप से जो है वहाँ पे लोग खाते हैं। जैसे कि अगर बिहार की तरफ जाओगे तो वहाँ पे जो है कच्चा चावल, पक्का चावल, वैसे मतलब हर जगह कच्चा चावल पक्का चावल जो है खाती हैं। आप कौन सा चावल खाते हो? तो आप बताओगे। दिल्ली में तो मतलब चावल को कम प्रेफर करते हैं, रोटी को ज़्यादा मतलब जोर लगाते हैं रोटी को खाने में। तो बिहार में ज़्यादा चावल खाते हैं। बिहार और यूपी की तरफ, पूर्वी यूपी की तरफ आप जाओगे ना, जैसे कि गोरखपुर, देवरिया की तरफ और मुगल सराय की तरफ, तो उस तरफ ज़्यादा चावल खाते हैं। और बिहार तो पूरा मतलब चावल तो खाते ही है। आसाम में भी काफ़ी चावल खाते हैं। तो वो तो पारंपरिक चावल है, ठीक है। बोरा चावल जो है इसका करेक्ट आंसर बोरा ही है। बोरा चावल जो, क्योंकि सारे चावलों के मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर किसी भी चावल के बारे में पूछेगा तो आप इजीली जो है बता सकते हो। जो पकने के बाद जो है बहुत ज्यादा स्टिकी चिपचिपी सी हो जाती है। इसका मुख्य रूप से जो है मिठाई जैसे कि पीठा, लड्डू, वड्डू जो है इसके बनाए जाते हैं में जो है उपयोग किया जाता है। इसमें एमिलोपेक्टिन की मात्रा अधिक होती है, जिससे यह जो है चिपचिपा बनता है। समझ में आ गया? चिपचिपा से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने आपको एक ही स्लाइड में बता दिया है। उसके बाद जो दूसरा चावल है वो है अरबोरियो चावल। तो ये कहाँ पे होता है? ये जो है इटली का जो है चावल है, जिससे कि रिसोटो एक नाम का जो है डिश होता है, रिसोटो। अब कई बच्चे बोलेंगे रिसोटो, भाई गूगल कर लेना, रिसोटो के बारे में नहीं पूछता है, तो मैंने सिर्फ आपको बता दिए। तो रिसोटो में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इटली का चावल हो गया, ठीक है। बोम्बा चावल जो है स्पेन में जो है काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। विशेष रूप से जो इसका जो है पायला जो है बनाया जाता है। और उसके बाद जो है पोनी चावल तो हमारे तमिलनाडु का ही फेमस है। तमिलनाडु और कर्नाटक में जो है। और अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन, अगर जैसे दोनों ही ऑप्शन आ जाए तो आपको तमिलनाडु पे टिक करना है। और ठीक है, समझ गए? दोनों में से अगर एक ऑप्शन आए, मतलब दोनों में से दोनों ऑप्शन आए तो आपको तमिलनाडु पे टिक करना है। और यदि तमिलनाडु नहीं है तो आपको कर्नाटक पे टिक करना है, क्योंकि पोनी चावल कर्नाटक में भी खाया जाता है और यह चिपचिपा नहीं होता है, ठीक है। पोनी चावल जो होते हैं ना चिपचिपा नहीं होते हैं। आप सभी तो बासमती चावल खाने वाले बच्चे हो भाई, आपको क्या ये चावल बोम्बा पोम्बा के बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा बोरा राइस है। बाकी इन सभी चावलों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। गेहूं के बारे में पूछता नहीं है तो गेहूं के बारे में नहीं बताया। 13वां क्वेश्चन है, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है, जब आप जो है मोमबत्ती जलाते हो तो आपको क्या प्राप्त होती है? लाइट प्राप्त होती है ना, वही इसका आंसर है। केवल प्रकाश तो नहीं, ऊष्मा व प्रकाश, यांत्रिक व प्रकाश व ध्वनि प्राप्त नहीं होती। ऊष्मा और प्रकाश जो है आपको, यानी कि जब भी आप मोमबत्ती चलाते हो या गैस जलाते हो तो उसके साथ में प्रकाश भी जलती है, प्रकाश भी आपको जो है मिलता है। और उसके साथ में आपको जो है गर्मी भी लगती है, पसीने आने लगते हैं ना जब लाइट जाती है। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, हीट एंड लाइट एनर्जी। ओके, 14 नंबर का क्वेश्चन है, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। रामा एक लड़के का नाम है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का प्रयोग करता है? यानी कि जब वो क्रिकेट खेलता है तो कौन सी ऊर्जा का प्रयोग करता है? प्रकाश, जब वो क्रिकेट खेलेगा तो उसमें से रोशनी आएगी? नहीं ना, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। रासायनिक यानी कि केमिकल, उसमें से जो है ये सारी चीजें होगी, केमिकल जो है ऊर्जा आएगी? नहीं। मांसपेशियों की ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा, जब वो क्रिकेट खेलेगा तो उसके शरीर से आवाज आएगी? नहीं ना, तो मांसपेशियों की ऊर्जा जो उसका वो जो है उपयोग करता है, समझ गए? यानी कि अपनी मांसपेशियों का ही तो प्रयोग करेगा ना। जब वो खेलेगा तो बैट को पकड़ेगा, वहां पे वो अपने फाइन मोटर स्किल को अच्छे से यूज करेगा, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बनाएगा जब बॉल आएगी, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मसल्स एनर्जी। इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। आपको जो है ध्यान रखना, 2027, 28, 30 तक ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ये चीज लिख के रख लो, इस वीडियो को सेव करके रख लो। ना पूछे तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि कुछ नए क्वेश्चन अगर सीटेट पूछता है ना काफी सालों बाद, तो उसको कम से कम 5-6 साल तक यूज करता है उस क्वेश्चन को। क्योंकि सीटेट में भाई
जो बैठे हैं ना वो भी आलसी ही है। वो बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि भाई हर बार जो है नया क्वेश्चन बना दूँ, ठीक है। ये कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं हो रहा कि हर बार नया ही क्वेश्चन आपको बनाना है। यूपीएससी में भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ये तो सीटेट ही है भाई, सीटेट में तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे ही। इसमें पूछा है गुजरात के सापेक्ष, इसको मैप के थ्रू समझाऊंगा। गुजरात के सापेक्ष यानी कि गुजरात से उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की आपको स्थिति बतानी है। पहले गुजरात से उत्तर प्रदेश की बतानी है और आंध्र प्रदेश की बतानी है। ये आपके सामने ऑप्शन है। चलो मैं इसको जो है आपको मैप के थ्रू समझा देता हूँ। ये गुजरात है हमारा। गुजरात से उत्तर प्रदेश कहाँ है? ऊपर की तरफ है। ऊपर क्या है हमारा? उत्तर है, यानी कि ऊपर की तरफ है यूपी, उत्तर पूर्व, यानी कि ये यूपी हमारा पूर्व में है। क्योंकि अगर आप इंडिया को दो भागों में करोगे तो इस तरफ पूर्व हो गया, इस तरफ पश्चिम हो गया। और गुजरात के सापेक्ष ऊपर की तरफ यूपी है तो उत्तर पूर्व इसका जो है यूपी उत्तर पूर्व हो गया। और उसके बाद किसका बोला था? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश कहाँ पे है भाई? ये नीचे है, ये देखो यहाँ पे नीचे। ये जो है तमिलनाडु के ऊपर, ये आंध्र प्रदेश है, यानी कि गुजरात के नीचे, यानी कि दक्षिण में है। तो दक्षिण पूर्व इसका जो है आंसर हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, यानी कि हमारा जो है थर्ड ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब आप बोलोगे उत्तर क्यों आया, दक्षिण क्यों आया? अगेन मैंने आपको बता दिया है, ये ऊपर में है तो उत्तर है, ये नीचे में है तो दक्षिण में है। और बाकी फिर इन स्टेट की आपको स्थिति बतानी है, ठीक है, समझ गए? चलो भाई, तो कहाँ गया? नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, इसका जो है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जितने भी नोट्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को एक बार विजिट जरूर कर लेना। वहाँ पे सारे नोट्स और सीडीपी की ई बुक मैंने पब्लिश कर दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसमें जो है 150-200 पन्ने हैं। सारे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। मतलब उस ई बुक को अगर अच्छे से रिविजन कर लोगे ना, उसके बाद आपको सीडीपी मुझसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। मतलब 30 में से जो है 28-29 मार्क्स उस आप जो है उस ई बुक को पढ़ के आप ला सकते हो। तो देख लो भाई कैसे क्या करना। और बाकी तो प्लेलिस्ट मैंने बनाई रखी है, आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। वीडियोस के माध्यम से देखना चाहते हो तो वही सारे कंटेंट मैंने वीडियोस के माध्यम से भी आपको समझा रखा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।